जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का जॉन कीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। टोटल वो 26 ईयर्स वो जिंदा रहे थे और इतने कम समय में उन्होंने बहुत सी बड़े बड़े काम उन्होंने किए, बहुत सारे लिटरेचर्स उन्होंने लिखे और अपने नाम को बहुत ज़्यादा विख्यात किया। ठीक है, आइए देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में। उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में मॉर्गेट, लंदन, इंग्लैंड। ओके, ये उनका पोस्ट जगह है। डाइड, वो कब मरे थे, मृत्यु उनकी कब हुई थी, 23 फरवरी 1821 में, एज 25 ईयर्स। 25 ईयर्स भी बोलते हैं, 26 ईयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन 25 या 26 रहे तो उन दोनों से किसी को क्लिक करना होगा। एक्चुअली 26 होना चाहिए बिकॉज 95 एंड 21 इट विल बी 26 ईयर्स। ओके, बट कभी कभी 25 भी कंसिडर करते हैं, कभी कभी 26 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड इनका कॉज ऑफ डेथ क्या था, तो ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी की वजह से वो मर गए थे। ठीक है, उनकी फैमिली में उनके भाई, उनकी मम्मी, इस तरह से जो मतलब फैमिली मेम्बर्स भी मरे थे तो टीबी की वजह से ही मरे थे। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन उनका क्या था, तो पोएट, वो पोएट थे। एक्चुअली वो सर्जन बनने वाले थे बट उन्होंने बाद में अपना रास्ता बदल दिया और वो पोएट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट में वो रोमांटिक पीरियड के थे पोएट, तो रोमांटिसिज्म पीरियड हो जाएगा उनका मूवमेंट। एंड रिलेटिव्स में आएगा जॉर्ज कीट्स जो कि उनके ब्रदर थे। ठीक है, उनके और जॉर्ज कीट्स भी उनके ब्रदर थे, टॉम भी ब्रदर थे। तो टॉम जो है ना वो उनका टीबी की वजह से मर गए थे, बट जॉर्ज कीट्स जो है उन्हें मतलब रिलेटिव्स के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से रिलेशन में से कौन कौन है, तो जॉर्ज कीट्स रहेगा फिर टॉम रहेगा, तो आपको उसमें टिक करना होगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन, तो वो ब्रदर है। ठीक है, जॉन कीट्स अपने माँ बाप के बड़े बेटे थे। ओके, शुरू करते हैं उनके बारे में डिटेल्स। बिफोर दैट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, सो देखते हैं जॉन कीट्स ए रोमांटिक पोएट, वो एक रोमांटिक पोएट थे। ओके, ये उनका टाइमिंग था। जॉन कीट्स बॉर्न अक्टूबर 31, 1795, लंदन, इंग्लैंड। डाइड फरवरी 23, 1821, रोम, पैपल स्टेट्स, इटाली। उनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर में हुआ था 1795 में। कहाँ पर हुआ था, लंदन में। ओके, इंग्लैंड। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 23 फरवरी में हुई थी 1821 में। और जगह क्या था, रोम। ओके, दैट इज इटाली, पैपल स्टेट्स। इंग्लिश रोमांटिक लिरिक थे, वो पोएट थे हु डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ टू द परफेक्शन ऑफ ए पोएट्री मार्क्ड बाय विविड इमेजरी, ग्रेट सेंसुअस अपील एंड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द फिलोसॉफी थ्रू क्लासिकल लीजेंड। सो उन्होंने बहुत सारी मार्किंग्स उनके जो लाइफ की थी, उन्होंने वो एक बहुत सेंसुअस थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे 5 ऑर्गन्स जो है होती हैं हमारे, उन्हें कहा गया है कि ही इज़ द ग्रेट सेंसस। ओके, तो उन्होंने सारे सेंसेस को यूज़ करते हुए उन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी थी। ठीक है, सॉनेट्स लिखे थे। तो ही वॉज ए वेरी ग्रेट पोएट। ओके, और वो बहुत अच्छे फिलोसॉफिकल राइटर थे। ठीक है, थ्रू द क्लासिकल लीजेंड। द सन ऑफ ए लाइब्रेरी स्टेबल मैनेजर, जॉन कीट्स रिसीव्ड relatively little formal education. His father died in 1804 and his mother remarried almost immediately. Throughout his life, Keats had close emotional ties to his sister Fanny and his two brothers George and Tom. So उनके पापा जी क्या थे, एक मैनेजर थे। ठीक है, स्टेबल के मैनेजर थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी। ठीक है, जॉन कीट्स को ज़्यादा स्टडी नहीं मिला था, लिटिल फॉर्मल एजुकेशन उनको मिला था। उनके पापा जी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, 1804 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जैसे 95 में उनका जन्म हुआ था और आफ्टर 9 ईयर्स उनकी पापा की मृत्यु हो गई थी। और उनकी मम्मी ने बहुत जल्दी शादी कर ली थी, दूसरी शादी। ठीक है, सो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे अपनी बहन से, फैनी। ओके, जो कि उनकी सिस्टर थी। और 2 भाई था उनके, 2 भाई थे जॉर्ज एंड टॉम। ओके, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मदर सेकंड मैरिज, अगेन सेकंड मैरिज जो उनकी मम्मी का हुआ था उस पर ब्रेकअप हो गया था। द कीट्स चिल्ड्रन लाइव्ड विद देयर विडोड ग्रैंड मदर एट एडमंटन, मिडिलसेक्स। John attended a school at Enfield, 2 miles away, that was run by John Clark, whose son Charles Gordon Clark did much to encourage Keats' literary aspirations. At school, Keats was noted as a pugnacious lad and was decidedly not literary, but in 1809 he began to read voraciously. So जब उनके मम्मी की सेकंड वाली जो मैरिज हुई थी, जब उनका ब्रेकअप हो गया था, वो अपने दादी के पास रहने लगे। ठीक है, जो कि विडो थी। ओके, और उस तरह से वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी की। वहाँ पे जाकर वो स्टडी करते 2 माइल्स अवे, 2 माइल की दूरी में जॉन क्लार्क जो रन कर रहे थे उनके स्कूल को। ठीक है,
कॉर्डन क्लार्क जो थे उन्होंने बहुत एनकरेज किया था किड्स को कि वो अपने अच्छे मतलब कुछ लिखेंगे, इस तरह से कुछ उनको इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। एट स्कूल किड्स वाज नोटेड एज ए पुग्नेशियस लैड एंड वाज डिसाइडेडली नॉन लिटरेरी, मतलब सब उनको सोचते थे कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत डल टाइप के उनको सब कंसिडर करते थे। बट इन 1809, लेकिन 1809 में वो बहुत अचानक बहुत ही ज़्यादा उनके में ड्रेसिक चेंज आया और वो बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ किड्स चिल्ड्रन मदर, और उनकी मम्मी का जब डेथ हो गया, फिर अगेन बहुत जल्दी उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया। 1804 में पापा का डेथ हुआ था, 1810 में उनकी मम्मी का मृत्यु हो गया। देन ग्रैंड मदर पुट द चिल्ड्रंस अफेयर्स इनटू द हैंड्स ऑफ ए गार्जियन रिचर्ड एबे। फिर ग्रैंड मदर तो नहीं सकेंगे ना, बूढ़ी हो गई थी, तो उन्होंने बच्चों को अपने एक दूसरे रिचर्ड एबे बोल के थे, उनको मतलब उन्होंने बच्चों को सौंप दिया, ठीक है, दादी ने। एट एबे's instigation, John Keats was apprenticed to a surgeon at Edmonton in 1811, और एबे के ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन्होंने इसे इतना पढ़ाया किड्स को कि वो सर्जन बन गए, ठीक है। लेकिन अप्रेंटिस उनका इंटर्नशिप चल रहा था एट एडमिंटन, कब 1811 में, ठीक है। फिर ही ब्रोक ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप इन 1814 में उन्होंने जो उनका इंटर्नशिप चल रहा था उन्होंने उसे छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव इन लंदन में रहने के लिए चले गए। वेर ही वर्कड एज ए ड्रेसर और जूनियर हाउस सर्जन एट गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल्स। फिर वहाँ पे जाकर वो लंदन में रहने लगे और वहाँ पे जूनियर हाउस सर्जन के हिसाब से वहाँ पे करने लगे काम, ठीक है, थॉमस हॉस्पिटल में। हिज लिटरेरी इंटरेस्ट हैड क्रिस्टलाइज्ड बाय दिस टाइम, और तब उनका लिटरेरी मतलब पढ़ाई की तरफ उनका एक इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, कि वो मतलब कुछ लिखेंगे इस टाइप से। एंड आफ्टर 1817 ही डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू पोइट्री, और उसके बाद 1870 के बाद उन्हें टोटली पूरा पोइट्री की तरफ लग गए वो, कि हाँ मुझे पोइट्री में पोएम्स लिखनी है इस तरह से, ठीक है। उन्होंने सर्जन्स वाली जो अप्रेंटिस जो उनकी इंटर्नशिप चल रही थी उन्होंने उसे छोड़ दिया और वह क्या करने लगे, पोइट्री में आ गए, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया पोएम्स वगैरह, ओके। फ्रॉम देन अंटिल हिज अर्ली डेथ द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इज लार्जली द स्टोरी ऑफ द पोइट्री ही रोट, और उसके बाद उन्होंने अंत तक उन्होंने लिखा, ठीक है, बिफोर हिज डेथ। जॉन कीट्स इज जनरली रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब उन्हें शेक्सपियर माना जाता है 19th सेंचुरी का, ठीक है। ये शेक्सपियर बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, एंड जॉन कीट्स को उनकी तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ही इज कॉल्ड द फाइनेस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट के सबसे अच्छे मतलब जो लेखक थे वो थे जॉन कीट्स, इस तरह से माना जाता है। ही वॉज द प्योर पोएट ऑफ द ऑल द रोमांटिक पोएट्स, ए यूनिक फिनोमिनन, वो एक प्योर पोएट थे, ठीक है, एक रोमांटिक पोएट के रोमांटिक मूवमेंट के एक प्योर पोएट थे, कौन, जॉन कीट्स थी। ब्यूटी एंड लव बिकेम द मेजर थीम्स ऑफ हिज पोएट्री, ब्यूटी एंड लव दैट इज प्यार, ये दोनों उनका मेन थीम था उनके पोएम का लिखने का, ठीक है, इसी बेसिस पर वो पोएम्स लिखते थे। पोएट्री अलोन वाज हिज पैशन, पोएट्री जो था उनका एक पैशन था, ठीक है, एंड ब्यूटी वाज हिज रिलीजन, ब्यूटी क्या था, उनका धर्म था। Keats, like Shelley, was not a revolutionary, but only object as a poet was to create aesthetic delight for the readers and provide them means of escape from the hurly-burly of hectic life. So he believed that poetry should come as naturally to the poet as leaves to a tree. तो उनका मानना था, वो विश्वास करते थे कि पोइट्री जो है एकदम नेचुरल होना चाहिए, जैसा एक मतलब पेड़ के लिए पत्ते होते हैं ना, पर पेड़ के लिए पत्ता जितना नेचुरल होता है, सेम वे पोइट्री भी पोएट के लिए तो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। सो उनका मानना है कि अगर पोइट्री अगर एक पोएट के लिए उतना नेचुरल नहीं है जैसा एक ट्री के लिए, पेड़ के लिए पत्ते हैं, तो उससे बेटर है कि वो ना आए, यानी पोएम्स वो ना लिखें, पोइट्री वैसा ना हो, ठीक है, वो उनका मानना है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। कीट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स एज वेल एज बाय द एलिजाबेथन्स, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ग्रीक्स से, ओके, इसीलिए उन्हें ग्रीक पोएट भी कहा जाता है, ओके। ही वॉज बॉर्न बाय ग्रीक, इस तरह से भी उन्हें कहा जाता है। एंड उनका जो लिखा गया है ग्रीक मैथोलॉजी बेस पर उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, ऐसी कुछ मतलब उनकी जो लिखी हुई पोएम्स वगैरह है, इसीलिए उन्हें ग्रीक फिलोसोफर भी कहा जाता है, ठीक है। एंड एज वेल एज बाय द Elizabethans, okay. He loved sensuousness and his early poetry is rich in appealing to our senses of color, sight, smell and touch. तो वो sensuousness को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्यार करते हैं, और उनकी जो पहले की पोइट्री थी उसमें ज़्यादातर सेंसेस की ही बातें लिखी हुई थी, मतलब मेंशन की हुई थी, जैसे कलर को लेकर, साइट देखना,
स्मेल सुगंध को लेकर, और टच हम जब महसूस करते हैं छूकर। इन सारे सेंसेस को यूज़ करके हुए पहले पोएम्स लिखते थे, ठीक है। इन हिज अर्ली पोएम्स सेंसेशन वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट, सेंसेशन जो उनके लिए पहले वाले पोएम में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट इन हिज लेटर करियर ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ। पहले तो सेंसेशन में ध्यान देते थे पोएम्स में, बट बाद में उन्होंने क्या किया, पोएम्स में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ह्यूमन लाइफ को लेकर, ठीक है। ह्यूमन लाइफ को लेकर उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाया। अनफॉर्चुनेटली द ह्यूमन फेस didn't comes into his poetry as the bones of life were snapped before the poet could enter the new field of human adventures। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ह्यूमन का जो फेज है वो उनकी पोएट्री में नहीं नजर आया, ठीक है। एज द बोन्स ऑफ लाइफ वर स्नैप बिफोर द पोएट कुड एंटर द न्यू फील्ड ऑफ ह्यूमन एडवेंचर्स, और वो ह्यूमन एडवेंचर्स में खो जाते थे, इस वजह से वो अच्छे से नहीं दिखा पाए लाइफ की बॉन्डिंग को, ओके। एंडीमैन इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन इन 4 बुक्स। एंडीमैन जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि 4 बुक में लिखा गया है, ठीक है। एंडीमैन 4 बुक में लिखा गया है एंड डील्स विद ए हेलेनिक सब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी एंड चार्म। इसमें ब्यूटी और चार्म के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1818 में ये आया था उनका एंडीमियन, ओके। 1818 में उनका एंडीमियन लिखा था उन्होंने, ओके। ये हमारा ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड एंडीमियन पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपेरियन। हाइपेरियन भी हमारा जॉन कीट्स ने लिखा है, जो कि बहुत ही फेमस उनका लिखा गया था। इनको हाइपेरियन को लेकर पीबी शरी ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया था, उन्हें बहुत इंस्पायर किया था, बहुत उन्हें नाम किया था, और उस वजह से उन्हें अपने घर में भी उन्हें अपने पास रखने के लिए भी उन्होंने ऑफर दिया था, बट उन्होंने ठुकरा दिया था कीट्स ने, ठीक है। तो इन हाइपेरियन कीट्स टूक अप द ओल्ड स्ट्रगल between the older race of gods such as Saturn and Hyperion and the younger divinities such as Apollo. The Greek mythology has been used in this poem. तो इस पोएम में ग्रीक माइथोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें सैटर्न, ओके, हाइपेरियन, यंग डिवाइनिटीज जो डिवाइन हमारी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, अपोलो, ये सबको यूज़ करते हुए उन लोगों का स्ट्रगल के बारे में बताया था। बिटवीन द ओल्डर रेस, जो पहले की बातें थी भगवान जी की, उन सब के बारे में स्ट्रगल दिखाया है, ठीक है। और इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने हाइपेरियन बनाया था, लिखा था पोएम, ओके। नेक्स्ट, जिसे शैली जी ने बहुत ही सराहा था, ओके। नेक्स्ट, लामिया। लामिया इज अ स्टोरी ऑफ ए सर्पेंट वुमन एंड इज डीपली इम्ब्यूड विथ रोमांटिक कलरिंग एंड पिक्टोरियल चार्म। तो लामिया क्या है, ये भी एक स्टोरी है जिसमें एक लामिया है जो मेन लीड रोल में है, ठीक है। वो मतलब एक सर्पेंट वुमेन है, ओके। और तो सर्पेंट वुमेन थी, ओके, एंड वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थी रोमांटिक कलरिंग में, ठीक है। मीन्स रोमांटिक टाइप का था हमारा लामिया भी, और पिक्टोरियल चार्मिंग अच्छे से दर्शाया हुआ था इसमें, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो इन लव, ओके। लामिया में जो सर्पेंट वुमेन थी वो इन एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी इट्स ए चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर एंड इन लेटर ट्रेडिशन वॉज रिगार्डेड एज ए टाइप ऑफ नाइट हॉन्टिंग स्पिरिट, ओके, दैट इज डेमन, ओके। एंड शी वॉज ए ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ लिबिया who had an affair with Zeus, okay। तो ये हमारे लामिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। Again, what is the description about Lamia? Lamia is a narrative poem written by English poet that is John Keats, okay, which first appeared in the volume Lamia, Isabella, The Eve of Saint Agnes and other poems, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। और लामिया जो उनका पोएम है, ये आपका सोर्स उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था, तो रॉबर्ट बर्टन जी का जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली है, वहाँ से वो इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। वहाँ से वो इनका सोर्स था और तब उन्होंने लामिया लिखी थी, ओके। लामिया जो पोएम उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसमें लामिया एक सर्पेंट वुमेन है और लामिया का हीरो जो लिसियस, इस टाइप से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखते हैं सेंट ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये भी उनका बहुत अच्छा, बहुत ही पॉपुलर रिटन उनका ये है, एक लिटरेचर है, जो कि लिटरेचर मीन्स इट्स पोएम। ईव ऑफ सेंट एग्नेस इट्स कंसिडर्ड बेस्ट अमंग किड्स नैरेटिव पोएम, ओके, एंड द फ्लो ऑफ नरेशन इज इजी एंड स्मूथ। ये भी उनका बहुत बेस्ट पोएम था किड्स जी का, और इनका जो नरेशन है टोटली ईजी है, बहुत ही स्मूथ है, ओके। ये एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है। ये हमें ध्यान देना होगा कि एक नैरेटिव पोएम, इससे आपको क्वेश्चन आता है। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है क्या है इसमें से, एंड ऑप्शन में एक रहेगा आपका नैरेटिव पोएम, तो आपको वही ऑप्शन में टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Keats has written many beautiful odes, most famous being the Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Melancholy and Ode to Psyche। ये जो है 4 Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Melancholy, Ode to Psyche, ये सब उनके फेमस ओड्स थे जो कि बहुत ही फेमस हुए थे, बहुत ज़्यादा ही
उनको एक अच्छे मतलब स्तर पर पहुंचा दिए थे, उनको एक अच्छा ऊंची मिल गई थी, ऊंचाई उनको एक पोजीशन मिल गई थी इन ओट्स की वजह से, जो कि उन्होंने 1819 से उन्होंने 1820 तक लिखी थी। ठीक है, तो ये 2 साल उनका बहुत ही अच्छा गया था लिटरेरी पीरियड में। ठीक है, इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट हुई थी, एंड स्टिल उनको बिलीव नहीं था कि वो बहुत अच्छे एक पोइट के हिसाब से जाने जाएंगे आफ्टर हिज डेथ इवेंट। ओके, इसलिए उन्होंने अपने कब्र में लिखवाया था कि मेरा नाम जो है पानी की तरह पानी के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बह जाएगा और उन्हें कुछ दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा। उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि वो एक बड़े फेमस कवि बन जाएंगे लोगों के बीच। ठीक है, तो वो सब उनके मरने के बाद उनका नाम बहुत फेमस हुआ, बट वो तो नहीं जान पाए। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए अपने कब्र में इस तरह से लिखवाया था, अपने मीन्स जो होता है ना मरने के बाद जो ऊपर लिखवाते हैं, उन्होंने उसमें टॉम के ऊपर उन्होंने ऐसा लिखवाया था। ठीक है, तो ऑड टू ऑटम, ऑड टू मेलंकोली, ऑड टू साइकिल इनकी फेमस ओड्स थी। किड्स विल बी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड एडमायर्ड एंड अडोर्ड फॉर द आर्टिस्टिक डिलाइट। सो उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा उनके आर्टिस्टिक डिलाइट को लेकर। ठीक है, जो उन्होंने अपने आर्ट को लेकर इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया हमारे बीच, इस वजह से हमेशा हमारे बीच रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जॉन कीट्स के कुछ नोटेबल वर्क्स, जो मेजर वर्क्स उनके थे क्या क्या थे। एक है हाइपेरियन, जो कि उनका बहुत फेमस हुआ था, जिनसे पीबी शेली जी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, और उन्हें ग्रीशियन आर्न, ये इनका बहुत ही फेमस ऑड है। ठीक है, जो कि इनका 5 ऑड्स है ना, उसमें से एक होगा उनका ऑड उन्हें ग्रीशियन आर्न, ये भी बहुत फेमस था। ठीक है, लाव रेडेम्पशंस मर्सी, ये भी उनका बहुत फेमस बैलेड है। ओके, नेक्स्ट टू ऑटम, ये टू ऑटम उनका बहुत अच्छा फेमस उनका ऑड है। ठीक है, उनका 5 ऑड्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और उन्हें ग्रीशियन आर्न, और टू ऑटम, और ऑन मेलंकली, और टू साइके एंड और टू नाइटिंगेल, ये पांचों के पांचों उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वाले वर्क्स हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए थे। ठीक है, तो और टू ऑटम, और ऑन मेलंकली, और टू साइके, लामिया के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट और टू नाइटिंगेल, ये भी उनका फेमस वर्क है, जो कि मतलब बहुत ही फेमस ओड है। ठीक है, और ऑन इंडोलेंस एंड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर, ये सारे के सारे उनके बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।